क्या आप जानते हैं पाकिस्तान अब तक 24 बार आईएमएफ से भीख मांग चुका है और फिर भी हर बार वापस उसी कतार में खड़ा हो जाता है। 1944 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब उसके पास एक मौका था, एक नई शुरुआत का। 1960 के दशक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी तेज थी कि दुनिया उसे एशिया का उभरता सितारा कहती थी। दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे देश पाकिस्तान से सीख लेने आते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक गहरी बीमारी की शुरुआत थी। आज उन्हीं देशों की तुलना में पाकिस्तान कहां खड़ा है? दक्षिण कोरिया की जीडीपी आज $60 ट्रिलियन है, मलेशिया समृद्ध है और पाकिस्तान वो आईएमएफ के दरवाजे पर फिर से खड़ा है। यह सिर्फ किस्मत नहीं है, यह सिर्फ नेताओं की गलती भी नहीं है, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो पाकिस्तान को जानबूझकर या अनजाने में बार बार डुबोती आई है। पहली बड़ी बीमारी है राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां, यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो दशकों से घाटे में चल रही हैं। पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक जमाने में एशिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, लेकिन आज उस पर अरबों रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी है और सरकार इन्हें बंद नहीं कर सकती क्योंकि इनसे लाखों लोगों की नौकरियां जुड़ी हैं। तो सरकार बस सब्सिडी देती रहती है और खजाना खाली होता रहता है। दूसरी बड़ी बीमारी है कम निवेश। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए निवेश चाहिए, कारखाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, लेकिन पाकिस्तान में निवेश का माहौल ही नहीं बन पाया। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी ने विदेशी निवेशकों को डरा दिया। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पर्याप्त निवेश न होने की वजह से न सिर्फ आर्थिक विकास रुका, बल्कि मानव संसाधन का विकास भी थम गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, श्रमिक कुशल नहीं हो पाए। तीसरी और शायद सबसे खतरनाक बीमारी है टैक्स चोरी। पाकिस्तान में एलीट वर्ग, बड़े जमींदार, उद्योगपति और राजनेता टैक्स नहीं देते। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की संपन्न एलीट और उद्यमी मध्य वर्ग टैक्स देने से बचते हैं। इसका नतीजा यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं आता, स्कूल नहीं बनते, अस्पताल नहीं बनते और सरकार विदेश से कर्ज लेती रहती है। यह एक ऐसा चक्र है जो खुद को बार बार दोहराता है। अब बात करते हैं आईएमएफ के चक्र की। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो संस्था है जो डूबते देशों को बेल आउट देती है। पाकिस्तान अब तक 24 बार आईएमएफ के पास जा चुका है। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो इतनी बार बेल आउट ले चुके हैं। हर बार आईएमएफ शर्तें लगाता है, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ, खर्च घटाओ। लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, पाकिस्तान की सरकार उन सुधारों को लागू करने से कतराने लगती है और कुछ सालों में वो फिर से आईएमएफ के दरवाजे पर होती है। आईएमएफ के पैसे से कुछ वक्त की राहत मिलती है, लेकिन असली समस्या हल नहीं होती। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी लिखता है, आईएमएफ, सऊदी अरब या चीन का पैसा सिर्फ समस्या को आगे धकेलता है। पाकिस्तान का कर्ज खत्म नहीं होता, बस उसकी रीपेमेंट डेट आगे बढ़ जाती है। 2023 में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज करीब $136 अरब था। जीडीपी का लगभग 40% और हर साल ब्याज चुकाने में ही सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। तो विकास के लिए बचता क्या है? इस पूरे खेल में सबसे बड़ा किरदार है राजनीतिक अस्थिरता। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल शांति से पूरा नहीं कर सकी। सैन्य तख्ता पलट हुए, प्रधानमंत्री जेल गए, पार्टियां टूटी और बनती रहीं। जब हर कुछ सालों में सरकार बदलती है तो दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं कभी लागू नहीं हो पाती। हर नई सरकार पिछली सरकार की नीतियां बदल देती है और इस अनिश्चितता में निवेशक भागते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत कम लोग जानते हैं, पाकिस्तानी सेना और अर्थव्यवस्था का रिश्ता। पाकिस्तानी सेना सिर्फ देश की रक्षा नहीं करती, वो देश की अर्थव्यवस्था भी चलाती है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, ये सेना के बिजनेस साम्राज्य हैं जो सीमेंट, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, रियल एस्टेट और यहां तक कि कॉर्नफ्लेक्स बनाने तक में हैं। अनुमान है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के करीब 20-25% हिस्से पर सेना का नियंत्रण है और यह हिस्सा टैक्स से मुक्त है। और यहीं आती है वो सच्चाई जो इस पूरे खेल को समझने की चाबी है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पावर स्ट्रक्चर ने कभी नहीं चाहा कि व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि जब व्यवस्था ठीक नहीं होती तो एलीट को फायदा होता है। कमजोर रुपया उन्हें सस्ता एक्सपोर्ट करने देता है, कमजोर सरकार उन्हें टैक्स से बचने देती है
और आईएमएफ का पैसा, वो भी एलीट के खर्चों को ही सहारा देता है। आम आदमी तक कुछ नहीं पहुंचता। फैक्ट्स एंड डिटेल्स की रिपोर्ट के अनुसार 1960s से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भ्रष्ट और अकुशल सरकारी कंपनियों का कब्जा रहा है, जो सरकारी सब्सिडी खाती रहीं। अब एक आम मिथ को तोड़ते हैं। पाकिस्तान गरीब है क्योंकि भारत ने उसे कमजोर किया। यह सच नहीं है। असली समस्या बाहरी नहीं, अंदरूनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन उसका फायदा भी पाकिस्तानी जनता को कम और एलीट को ज्यादा मिला। बंदरगाह बने, सड़कें बनी, जशा किया, लेकिन रोजगार कम मिला। उल्टा पाकिस्तान पर चीन का कर्ज और बढ़ गया। बाहर से पैसा आना समाधान नहीं है जब तक अंदर की व्यवस्था नहीं बदलती। दूसरा मिथ है, अगर पाकिस्तान ने रक्षा बजट कम किया तो वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान का रक्षा खर्च उसकी अर्थव्यवस्था को भीतर से खोखला कर रहा है। SIPRI के अनुसार पाकिस्तान अपनी GDP का लगभग 4% रक्षा पर खर्च करता है, जबकि शिक्षा पर मात्र 1%। एक देश जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो अगली पीढ़ी में खुद को कैसे बचाएगा? बंदूकें देश को सुरक्षित रखती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को नहीं बचाती। तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, लेकिन वो आसान नहीं। पहला कदम है टैक्स रिफॉर्म। अगर पाकिस्तान अपने एलीट और बड़े जमींदारों पर ठीक से टैक्स लगाए तो सरकार की आय दोगुनी हो सकती है। दूसरा कदम है स्टेट ओन्ड कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसी घाटे वाली कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दिया जाए। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश। अगर आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी और स्वस्थ होगी, तभी पाकिस्तान आत्मनिर्भर बन सकता है। तो अब 3 बातें याद रखिए। 1, पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी किसी एक इंसान या देश की वजह नहीं, यह एक टूटी हुई व्यवस्था का परिणाम है जो दशकों से चली आ रही है। 2, जब तक एलीट टैक्स नहीं देगी, सेना का बिजनेस साम्राज्य सिकुड़ेगा नहीं और राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। तब तक IMF का पैसा सिर्फ एक और बेल आउट होगा। 3, हर देश की नियति उसके नागरिकों और संस्थाओं पर निर्भर करती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी इस चक्र से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दिमागी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।